कल मैंने प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विवेचना की थी। उसका एक पार्ट मैंने और अलग से बनाया है, जिसमें मैं प्लेटो के न्याय की विशेषता, उसके अवगुण एवं उसके रेलिवेंसी पर मैं प्रकाश डालूंगा। तो पहले मैं प्लेटो की न्याय की विशेषता के बारे में आपको बतलाने जा रहा हूँ। प्लेटो का न्याय सिद्धांत अनेक विशेषताओं से परिपूर्ण है। मैंने जो अध्ययन किया है, मैंने पाया है जो प्लेटो अपने न्याय के इस सिद्धांत पर, कर्तव्य पालन पर अधिकाधिक जोर दिया है। इसलिए पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, न्याय का अर्थ कर्तव्य पालन। भारत में भी अगर पौराणिक ग्रंथों का हम अध्ययन करें तो हमारे यहाँ भी स्वधर्म पालन पर जोर दिया गया है। तो यह काफी मिलता जुलता है और इसलिए प्लेटो स्पष्ट रूप से कहा है कि न्याय जो है वह बाह्य वस्तु नहीं है, यह आंतरिक तत्व है मनुष्य का। इसलिए निश्चित तौर से यह कहा जा सकता है जो न्याय का अर्थ प्लेटो के मुताबिक कर्तव्य पालन है। दूसरी इसकी विशेषता है नैतिक सिद्धांत। यह वैचारिक नहीं है बल्कि यह नैतिक है। समस्त कर्तव्यों का समावेश प्लेटो अपने न्याय के सिद्धांत में करता है। राज्य की नींव ही नैतिक सिद्धांत पर आधारित है। प्लेटो का मानना है कि जब तक नैतिकता मनुष्यों में, नागरिकों में नहीं होगी, तब तक न्याय का महल नहीं खड़ा किया जा सकता है और राज्य की गति निर्बाध रूप से संचालित नहीं हो सकती। तीसरा, त्रैवर्गीय सिद्धांत। प्लेटो अपने न्याय की विवेचना में 3 तत्व खोजता है: तृष्णा, साहस एवं बुद्धि। इन 3 तत्वों या 3 गुणों के सुव्यवस्थित संतुलन एवं संचालन ही प्लेटो के मुताबिक न्याय है। प्लेटो अपने आइडियल स्टेट की स्थापना में कहा भी है, द स्टेट इज इंडिविजुअल्स रिट लार्ज। राज्य जो है वो मनुष्यों का ही एक बृहत्तर रूप है। इसलिए यह तृष्णा जो है, साहस एवं बुद्धि, जो प्रत्येक मनुष्य में समानुपातिक रूप से पाया जाता है, इसी का यह 3 वर्ग राज्य में देखा जाता है। ऐसा वर्ग जिसमें तृष्णा की अधिकता होती है, जिसे प्लेटो ने प्रोडक्टिव क्लास की संज्ञा दी है। एक ऐसा वर्ग जिसमें शौर्य या साहस की अधिकता होती है, प्लेटो ने उसको वॉरियर क्लास या सैनिक वर्ग की संज्ञा दी है। एवं तीसरा, बुद्धि, विजडम या रीजन कह सकते हैं, जिसमें ऐसे नागरिकों जिनमें बुद्धि या विजडम की प्रधानता हो, उसको प्लेटो फिलोसोफर किंग या गार्जियन क्लास की संज्ञा देता है। चौथा, विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन। राज्य एवं व्यक्ति दोनों का उद्देश्य श्रेष्ठता की प्राप्ति करना है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत इसी पर आधारित है। सभी अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार कार्यों का चयन करेंगे और उन चयनित कार्यों पर अपने कदम बढ़ाएंगे और नैतिकता के आधार पर उन कार्यों को संपादित करेंगे। अगर ऐसा होता है तो तभी राज्य में न्याय होगा और वह राज्य श्रेष्ठ राज्य होगा। 5वां,
हस्तक्षेप का निषेध, इसे यह एक निर्वाध सिद्धांत है जिस पर न्याय सिद्धांत आधारित है। प्लेटो का कहना है कि न्याय के सिद्धांत में एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अपने अपने कार्य क्षेत्र की मर्यादाओं में रहते हुए दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करें। अगर ऐसा होता है तो राज्य में एकता स्थापित करना संभव हो सकेगा। छठा है नग्न व्यक्तिवाद का विरोध। प्लेटो यह मानता है जो राज्य जो है वह व्यक्ति का ही बृहत्तर रूप है, इसलिए व्यक्ति का जो इंटरेस्ट है वही राज्य का भी इंटरेस्ट होगा। इसलिए व्यक्ति एवं राज्य का लक्ष्य एक ही है, श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति। दोनों का विकास एक दूसरे पर निर्भर करता है। प्लेटो मानता था कि राज्य गुण के आधार पर व्यक्ति को समुचित स्थान पर अवस्थित कर सकता है। सावयव सिद्धांत का पक्षधर। प्लेटो सावयव एकता के सिद्धांत का पक्षधर है। प्लेटो के अनुसार नागरिकों में कर्तव्य भावना ही राज्य का न्याय है। व्यक्ति राज्य के लिए है, राज्य के प्रति उसके कर्तव्य ही न्याय है। राज्य साध्य है जबकि व्यक्ति साधन। साधन की प्राप्ति साधन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, दार्शनिक शासक। न्याय की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि राज्य की शासन व्यवस्था निस्वार्थ एवं कर्तव्य पालन पर आधारित हो। जब तक शासक अपने स्वार्थ को त्याग कर जनता के हित में न लगे, जब तक उसे मोह ममता के पास के बंधन को काटकर वह नहीं निकलता है, तब तक वह एक अच्छा शासक नहीं हो सकता है। भारत में भी महाभारत होने का एकमात्र कारण धृतराष्ट्र का स्वार्थवादी प्रवृत्ति ही माना जाता है। माना ही नहीं जाता है बल्कि वास्तव में था। जब शासक स्वार्थी हो जाते हैं तो निश्चित तौर से वह राज्य नहीं रह जाता है। इसलिए शासक को जनता के हित में कार्य करने की प्रेरणा तभी मिल सकती है जब वह निष्काम हो, मोह ममता से दूर हो, संपत्ति का वह लालची नहीं हो। नेक्स्ट, इसकी विशेषता यह है जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। सबों को नैतिकता के पास में बांध दिया गया है और व्यक्ति उस पास से बंधा हुआ पाकर राज्य की सेवा में विरत रहेगा, निरत रहेगा, तो ऐसा राज्य निश्चित तौर से श्रेष्ठ राज्य होगा और व्यक्ति भी उसमें प्रसन्नता से निवास करेगा। लेकिन अधिकतर विद्वान प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना करते हैं। अब मैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना की ओर अपना ध्यान केंद्रित करता हूं। कई आलोचनाएं की गई हैं। सर्वप्रथम यह कहा जाता है कि प्लेटो का न्याय निष्क्रिय है। साधारणतया न्याय के नाम पर मनुष्य आगे बढ़ता है, अपने अधिकारों के लिए लड़ता है, परंतु प्लेटो का न्याय मूलतया सेल्फ कंट्रोल पर आधारित है। बार्कर ने कहा है कि प्लेटो का न्याय वस्तुतः न्याय नहीं है बल्कि मनुष्यों को अपने कर्तव्यों तक सीमित करने वाली भावना मात्र है। नेक्स्ट,
प्लेटो के न्याय में मात्र कर्तव्य की भावना पर बल दी गई है, अधिकार का कहीं उल्लेख नहीं है। व्यवहारिक जीवन में अधिकार एवं कर्तव्य दोनों पराश्रयी हैं, अतः न्याय व्यवस्था में अधिकार एवं कर्तव्य दोनों का उल्लेख होना चाहिए। नेक्स्ट, प्लेटो ने प्रत्येक को उसके स्वभाव के गुण की प्रधानता के आधार पर एक जगह बांध दिया है, यानी वन मैन वन ड्यूटी। यह व्यवस्था दोषपूर्ण हो जाती है जब एक ही व्यक्ति में विभिन्न प्रकार के गुण हो सकते हैं एवं यह व्यवस्था उसके बहुमुखी प्रतिभा का अवरोध करती है। इससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास रुक जाता है। नेक्स्ट, प्लेटो इस व्यवस्था में वर्क एट अपॉइंटेड स्टेशन पर जोर देता है, परंतु इस तथ्य को वह भूल जाता है कि व्यवस्थाएं कितनी भी सुदृढ़ क्यों न हो, व्यक्तियों में संघर्ष की भावनाओं को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र को लेकर ही झगड़ा शुरू हो जाए तो प्लेटो इसका निराकरण नहीं करता है। नेक्स्ट, प्लेटो की न्याय की कल्पना वैयक्तिक है, अतः अंतःकरण की भावना है जिसके निर्धारण, नियमन एवं वितरण के लिए किसी भी संगठन की व्यवस्था नहीं की गई है। यह न्याय कानून से पूर्णतया अलग है। सिर्फ न्याय ही नहीं, आदर्श राज्य को प्लेटो कानून से अलग रखना चाहता है। जिस प्रकार कलाकार अपने कला को अपने न्याय सिद्धांत के निरूपण के लिए प्लेटो जिस आइडियल स्टेट की कल्पना करता है, वह दार्शनिक राजा की प्राप्ति उसका अंतिम लक्ष्य है। वह राजनीतिक सत्ता के एकाधिकार को जन्म देता है। कितना भी आदर्श राजा क्यों न हो, सत्ता का केंद्रीकरण उसके दुरुपयोग की संभावना को जन्म देता है। तुलसीदास के अनुसार प्रभुता पाई काहि मद नहीं। नेक्स्ट, न्याय के सिद्धांत में प्लेटो ने व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्णतया राज में समर्पित कर देता है। यह मानव मर्यादा का अवमूल्यन है। नेक्स्ट, मनुष्य परिवर्तनशील प्राणी है, विभिन्न परिस्थितियां उसे बदल देती हैं। प्लेटो ने इस तथ्य को भी नजरअंदाज किया है। मनुष्य यदि परिवर्तनशील है एवं परिस्थितियां उसके मार्गों को परिवर्तनशील कर सकती है, तो प्लेटो की व्यवस्थाएं असमर्थ हो जाती है। उसका दार्शनिक राजा कदापि गलती नहीं करेगा, यह संभव है ही नहीं। प्लेटो के न्याय का विचार एक निष्क्रिय विचार है। यह स्टैटिक है जबकि व्यक्ति गतिशील है। यह एक उदार भावना है। यह ग्रंथ प्लेटो की रंगीन कल्पना है। यह आकर्षक है पर व्यवहार की धूप इसे मुरझा देती है। पर इन त्रुटियों के बाद भी न्याय की यह परिभाषा राजनीति शास्त्र को प्लेटो की एक अपार देन है। अब मैं इसकी रेलिवेंसी पर जाता हूं। तो क्या आज के जमाने में, आज के समय में इसकी कोई उपादेयता है? मैंने इसकी उपादेयता को काफी खोजा है और इस पर काफी मनन किया है। मैं मानता हूं व्यक्तिगत तौर से भी, जो आज के की प्रासंगिकता में, आज की राजनीति में, आज की राजनीतिक व्यवस्था में प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की बड़ी प्रासंगिकता है कुछ मायने में। जैसे प्लेटो ने नैतिकता की पाठ पढ़ाया है। यह बिल्कुल आज की राजनीतिक में, आज की राजनीति में उपयुक्त बैठता है। हम हर एक भारत ही नहीं, दुनिया के प्रायः सभी देशों में शासन व्यवस्था में यह पाते हैं कि नैतिकता की गिरावट हुई है। जो शासन में भाग लेते हैं वो नैतिक रूप से अपने को जनता के प्रति जिम्मेवार नहीं समझते। हाँ, बोलने में वो कहते हैं मैं जनता के प्रति उत्तरदायी हूं,
लेकिन उसका कार्य यह दिखलाता है, जिस प्रकार से वो कार्य करते हैं, जिस प्रकार से जनता के धन को वो खर्च करते हैं, उनका उद्देश्य गद्दी बचाना होता है, न कि जनता की जनहित में काम करने का। इसलिए नैतिक रूप से नैतिकता की पाठ जो प्लेटो पढ़ाता है, वह आज की दुनिया में, आज की शासन व्यवस्था में उसकी बड़ी आवश्यकता है। दूसरा, राष्ट्र प्रेम। प्लेटो राष्ट्र प्रेम पर अपने न्याय के सिद्धांत को अवधारित करता है। हर राष्ट्र के लिए, चाहे वह साम्यवादी हो, प्रजातांत्रिक हो, संघात्मक हो, संसदात्मक हो, उसका अल्टीमेट गोल राष्ट्र प्रेम ही सैद्धांतिक रूप से होता है। लेकिन अगर हम देखते हैं, टटोलते हैं, तो प्रायः शासन व्यवस्था राष्ट्र प्रेम पर नहीं, अपने दल प्रेम पर या अपनी जमात या वह शासन व्यवस्था में कैसे बनी रहे, इस पर ध्यान देता है, न कि देश की प्रगति पर। अगर देश का कुछ नुकसान भी हो जाए और शासन दल अपनी सत्ता में बनी रहे, तो वह देश के नुकसान को सह सकता है। इसलिए यह राष्ट्र प्रेम की शिक्षा शासक वर्गों को देना आज के जमाने में प्लेटो के लिए एक, कह सकते हैं, प्लेटो की एक देन होगी। विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन। आज हम देखते हैं जो ये स्पेशलाइजेशन की बड़ी आवश्यकता है और इस पर राज्य काम भी कर रहा है, क्योंकि प्रायः हर एक आदमी में, हर एक मनुष्य में कुछ न कुछ गुण अधिक होते हैं। कोई एक खास गुण, कोई खिलाड़ी बनता है, खिलाड़ी में भी कोई फुटबॉल में जाता है, कोई हॉकी का चैंपियन होता है, किसी को लगाव शतरंज से है। उसी तरह इंजीनियरिंग में भी हम देखते हैं, डॉक्टरी में भी देखते हैं, जो हर एक विंग को वह पसंद करता है और उसमें स्पेशलाइज होना चाहता है। यह अच्छी बात। उसी तरह शासन तंत्र में भी इसकी आवश्यकता है, स्पेशलाइजेशन की। उसी व्यक्ति को शासन में आना चाहिए जिसको राजनीति का ज्ञान हो, व्यवहारिक राजनीति का ज्ञान हो, जो नैतिकता का पक्षधर हो, जो ईमानदार हो। लेकिन आज के जमाने में हो रहा है उल्टा। मुन्नबर राणा ने एक सभा में बड़ी अच्छी बात कही थी, जो जिसे रिक्शा चलाना चाहिए था वो संसद में बैठता है, और जिसको संसद में बैठना चाहिए था वो आज रिक्शा चला रहा है। अगर प्लेटो की यह व्यवस्था, विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन की व्यवस्था अगर सही मायने में लागू किया जाए, तो वह किसी भी देश के शासन व्यवस्था के लिए बड़ा हितकर होगा, और यह भारत के लिए तो अत्यधिक हितकर होगा। विभाजन गुण के आधार पर प्लेटो जो जनता का विभाजन करता है, नागरिकों का विभाजन करता है, वह क्वालिटी के आधार पर करता है, जन्म के आधार पर नहीं करता। यह बहुत बड़ी बात। उस जमाने में, आज से 2000 वर्ष पहले, प्लेटो ने अपने जिस राज्य की कल्पना की है और जिस राज्य में वह नागरिकों को 3 भागों में बांटता है, तो वह जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि कर्म के आधार पर, उसके योग्यता के आधार पर, उसकी एबिलिटी के आधार पर वह विभाजन करता है। आज भी वैसा ही विभाजन होना चाहिए। यह हर एक राज्य के लिए एक प्रकाश स्तंभ है। लेकिन अगर व्यावहारिक तौर पर हम देखें तो यह विभाजन आज के बहुत से राज्यों में संभव नहीं हो पाता है। घूसखोरी, चोरी, बेईमानी, भाई भतीजावाद के कारण सरकारी पदों पर योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि अन्य दूसरे अवैधानिक आधारों पर उसका चयन होता है। अगर प्लेटो के आधार पर यह विभाजन हो, नागरिकों को अलग अलग
वर्गों में बांटा जाए और उसके योग्यता के अनुसार अगर कार्य मिले तो राज्य का जरूर कल्याण होगा। प्लेटो दार्शनिक शासक के पक्ष में है। प्लेटो अपने राज्य का कार्यभार एक फिलोसोफर किंग को देता है जिसमें विजडम की अधिकता होती है, और प्लेटो उसके लिए एक गहन शिक्षा की व्यवस्था करता है। उसको वह नीति शास्त्र, उसको वह राजनीति शास्त्र, उसको वह सैनिक शास्त्र, उसको अर्थशास्त्र, उसको गणित, सभी विषयों की शिक्षा देकर तब उसको दार्शनिक राजा का बागडोर थमाता है ताकि वह राज्य की शासन व्यवस्था को निर्लोभ ढंग से कर सके। उसको मोह माया नहीं हो, इसके लिए दार्शनिक राजा को संपत्ति एवं परिवार रखने का अधिकार नहीं देता है। यद्यपि आज के समय में यह संभव नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति को ही शासन में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए जो लालची न हो, अपने परिवार के प्रति ही सिर्फ उत्तरदायी नहीं हो बल्कि राज्य के प्रति उत्तरदायी हो। अगर इस तरह की व्यवस्था हो तो हर एक राज्य का कल्याण होगा। प्लेटो का यह न्याय सिद्धांत जो है, यह तत्कालीन परिस्थिति के अनुरूप यह सिद्धांत प्लेटो ने दिया था। यद्यपि वर्तमान समय में यह पद्धति संभव नहीं लगती है, लेकिन प्लेटो की सोच की सराहना जरूर होनी चाहिए कि उसने अपनी कल्पना में ही सही, लेकिन एक सुनहरी व्यवस्था की जुगाड़ तो अवश्य की है। अगर उससे हम अच्छाइयों को जो संभव है उसी को लेकर अपने शासन व्यवस्था में पिरोएं, तब हर एक शासन व्यवस्था को जरूर कुछ न कुछ लाभ होगा। बस।